हेलो स्टूडेंट्स, रिटेल मैनेजमेंट के अंदर हमने नया चैप्टर शुरू करना है, 5th चैप्टर मर्चेंडाइज प्लानिंग एंड रिटेल कम्युनिकेशन। देखिए, मर्चेंडाइज प्लानिंग और रिटेल कम्युनिकेशन जो है, ये दो टॉपिक इसी एक ही चैप्टर के अंदर ये कवर कर रहा है। तो पहले हम मर्चेंडाइज प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्लानिंग क्या है, किसी भी काम को करने के लिए बेहद ज़रूरी है। और प्लानिंग होती क्या है कि हम फ्यूचर में क्या क्या सीक्वेंस में किस तरीके से, क्या पहले क्या बाद में किस तरीके से काम करेंगे और क्या क्या हम करेंगे जिससे कि हमें प्रॉफिट हो, ये हम पहले डिसाइड जब करते हैं तो उसको हम प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मर्चेंडाइज को पहले प्लान किया जाए और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाए उस प्लान को, ताकि कस्टमर को जो चीज़ें उसे चाहिए वो मिल जाएं। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि मर्चेंडाइज प्लानिंग होती क्या है, देखिए आगे बताया भी हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट यही है मर्चेंडाइज प्लानिंग का ही, कि सही चीज़ सही लोगों के पास सही टाइम पर पहुंच जाए, यही मर्चेंडाइज प्लानिंग होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा केयरफुल तरीके से आपको ये करना होगा, ताकि आप जो है इस जो अपना ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सको। और देखिए क्या है कि हमने यहाँ पर ये देखना है कि कस्टमर्स हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फर्म की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, इसके बीच में बैलेंस बनाना है। उसके लिए मर्चेंडाइज प्लानिंग सही होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बात। दूसरी बात, कस्टमर और रिटेलर दोनों के लिए फ़ायदेमंद होती है मर्चेंडाइज प्लानिंग। क्या है कि रिटेलर को पता होगा कि मुझे क्या कितनी अमाउंट में और कितनी क्वांटिटी में क्या क्या वैरायटीज़ क्या क्या ब्रांड्स रखने हैं। और दूसरी बात, इन्वेंट्री उसकी कम ज़्यादा नहीं होगी, ना ही ओवर स्टॉकिंग होगा ना ही अंडर स्टॉकिंग होगा। ठीक है, अगर वो प्लानिंग करके चलेगा तो उसको फ़ायदा है। दूसरा है जो कस्टमर को क्या फ़ायदा है कि वो जिस साइज़ में, जिस कलर में, जिस तरह का प्रोडक्ट चाहता है उसके लिए अवेलेबल होगा अगर रिटेलर प्लानिंग करके चलेगा। तो मर्चेंडाइज प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये है। अब इसके अलावा यहाँ पर जो है एक चीज़ बताता है, डेविड गिलबर्ट ने अपनी बुक रिटेल मार्केटिंग मैनेजमेंट में मर्चेंडाइज मैनेजमेंट के बारे में कुछ कहा है। क्या कहा है कि मर्चेंडाइज मैनेजमेंट इज़ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्विजिशन, हैंडलिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ मर्चेंडाइज कैटेगरीज ऑफ फॉर एन आइडेंटिफाइड रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मर्चेंडाइज मैनेजमेंट या प्लानिंग मैनेजमेंट क्या होती है कि प्लानिंग करना और उसे इम्प्लीमेंट करना, कि कैसे एक्वायर करेंगे, कैसे मर्चेंडाइज को हैंडल करेंगे और उसे हर मर्चेंडाइज कैटेगरी को कैसे मॉनिटर करोगे आप एक रिटेल स्टोर के लिए, वो क्या है मर्चेंडाइज मैनेजमेंट कहलाती है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं, क्या है वो कि मर्चेंडाइज मैनेजमेंट जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि प्लानिंग की बात की हमने, इम्प्लीमेंटेशन की बात की, तो फ्यूचर डिमांड को कैसे आप मीट करोगे, यही तो है ना। तो इसलिए क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। दूसरा है फॉरवर्ड प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर आप आगे की सोच रख के प्लानिंग करोगे तभी फ़ायदा है, अदरवाइज़ आपकी कुछ और सोच है और कस्टमर की कुछ और सोच है तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा मर्चेंडाइज का प्लानिंग करने का या मैनेजमेंट करने का मतलब ही है कि आप प्रॉपर सप्लाई मर्चेंडाइज की करते रहो। इसके अलावा यहाँ पर कहता है कि बहुत ज़्यादा आपको वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री में ना लगानी पड़े, ये इंश्योर करना मर्चेंडाइज प्लानिंग है या मैनेजमेंट है, यह। इसके अलावा यहाँ पर कहता है कि क्योंकि ये मर्चेंडाइज को ख़रीदना हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, हम अगर रिटेलर हैं तो हम एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ये इंश्योर करना है कि जो हम इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं इस पर हमें रिटर्न मिले। ठीक है, ये है। इसके अलावा यहाँ पर जो कंजम्पशन हैबिट्स हैं लोगों की, जो टेस्ट हैं, प्रेफरेंसेस हैं, जो डिमांड पैटर्न अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो हमें पता होना चाहिए, ताकि हम उसी के हिसाब से मर्चेंडाइज प्लानिंग कर सकें। ठीक है, इसके अलावा जो आपने खरीद लिया उसको हैंडल भी करना है। लास्ट पॉइंट जो है, प्रॉपर हैंडलिंग मर्चेंडाइज की होनी चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए और जो परफेक्ट कंडीशन जिसमें कि हमने मैन्युफैक्चरर से चली थी चीज़, उसी कंडीशन में अल्टीमेट बायर को मिले। ठीक है, ये है। इसके बाद है मर्चेंडाइज हायरार्की। क्या है मर्चेंडाइज हायरार्की का मतलब, कि किस मैनर में वो प्रोडक्ट
जो है कैटेगराइज किया जाता है उसको मर्चेंडाइज हायरार्की बोलते हैं। कि इसमें क्या है कि जिस मैनर में आप डिवाइड करते हो चीज़ों को जिससे कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदे, वो मर्चेंडाइज हायरार्की कहलाती है। तो यहाँ पर ये एक हायरार्की बनाई हुई है। कंपनी, डिपार्टमेंट, मर्चेंडाइज क्लासिफिकेशन, फिर मर्चेंडाइज कैटेगरी, फिर मर्चेंडाइज सब कैटेगरी, उसके बाद स्टाइल एंड प्राइस पॉइंट, इसके बाद आता है SKU यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ यही बताया है, इतना ही काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। ये है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइज। टाइप्स किस किस तरह के गुड्स या सर्विसेज होती हैं, वो मर्चेंडाइज के बारे में बताता है किस किस तरह की मर्चेंडाइज एक रिटेल स्टोर रखता है। पहला यहाँ पर स्टेपल और बेसिक मर्चेंडाइज। बेसिक मर्चेंडाइज कौन सा होता है? बेसिक प्रोडक्ट जो है जिनकी डिमांड हमेशा रहती है वो बेसिक मर्चेंडाइज कहलाते हैं। जैसे कि दाल, चीनी, नमक, इन सब की डिमांड हमेशा रहती है। इसके अलावा जिनकी स्टेडी डिमांड होती है, मतलब कि स्लो लेकिन डिमांड रहती है, वो वाले जो प्रोडक्ट हैं वो भी इसी में शामिल है, जैसे कि टूथपेस्ट है, ठीक है, ये है। इसके अलावा आता है फैशन मर्चेंडाइज। फैशन मर्चेंडाइज क्या है? जिनकी डिमांड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हाई हो जाए, कि तो वो क्या है? फैशन मर्चेंडाइज होता है। तो ये है। इसके अलावा यहाँ पर उस टाइम पर क्या है कि आपने ध्यान रखना है कि आपने इस तरह का प्रोडक्ट जो है, डिमांड पैटर्न पता होना चाहिए कि फैशन अब किस चीज़ का है, ताकि उसी हिसाब से आप परचेज़ करो और कस्टमर तक पहुंचा सको, ठीक है। और आपके पास डेड स्टॉक में ना पड़ा रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा परचेज़ ना कर लो, क्योंकि फैशन फिर चला भी जल्दी जाता है ना। तो ये है। इसके अलावा सीजनल मर्चेंडाइज, जो प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में ही बिकते हैं, जैसे कि वुलन क्लॉथ्स हैं, हीटर्स हैं, विंटर्स में बिकते हैं। इसी तरीके से एयर कंडीशनर्स हैं, ये जो है क्या होते हैं? समर्स में बिकते हैं। तो ये है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को भी हम सीजनल मर्चेंडाइज में इंक्लूड करते हैं। इसके बाद आता है फेड मर्चेंडाइज। फेड मर्चेंडाइज क्या होता है कि एक टाइम पर कोई चीज़ क्रेज़ी कर देती है, हमें वो क्रेज़ में आ जाता है बिल्कुल, कि सभी ही उसको यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लॉन्ग टाइम तक चले, वो बिल्कुल, बल्कि ज़रूरी ये ही है कि वो बिल्कुल शॉर्ट पीरियड का होता है। क्रेज़ हमेशा लॉन्ग टाइम तक कभी भी नहीं चलेगा, हमेशा शॉर्ट पीरियड के लिए ही होगा। बहुत जल्दी आउट ऑफ मार्केट हो जाती हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स। तो ये है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर लिमिटेड पीरियड के लिए डिमांड होगी, हमें पता है। तो इसलिए हम पहले ही शॉर्ट पीरियड के लिए हमें पता है कि लोग खरीदेंगे इस चीज़ को, तो उसी हिसाब से हम उसकी इन्वेंट्री भी रखेंगे। ये है। इसके बाद है स्टाइल। स्टाइल क्या है कि पर्टिकुलर मैनर में डिस्टिंक्टिवली, जैसे हर पर्सन अपने आप को कैरी करता है, तो वो उसका स्टाइल है। जैसे प्रोडक्ट्स के भी स्टाइल होते हैं, ठीक है। हर प्रोडक्ट अपने आप में, अपीयरेंस में और हर चीज़ में अलग है, तो वो स्टाइल होता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे हेयर स्टाइल है, हर पर्सन का अलग हेयर स्टाइल होता है और वो उसका अपना एक अंदाज़ है, तो वो चीज़ यहाँ पर है, तो वो हमेशा ऑब्वियसली उसी को यूज़ करेगा। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर जो हेयर स्टाइलिस्ट है या उसकी रिटेलर इस तरह का कोई सर्विस बेच रहा है, तो उसको अफेक्ट करेगी ये चीज़, ठीक है। इसी तरीके से फूड प्रेफरेंस जो है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन की लगभग फूड प्रेफरेंस जो है वो एक पर्टिकुलर ही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी की भी बात करें, मान लो कि मैं अपनी बात करूं, तो मेरी फूड प्रेफरेंस जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ फूड प्रेफरेंस होती है मेरी। ऐसा नहीं है कि मैं हर तरह का कुछ भी खा लूँगी, ऐसा कोई नहीं खाता, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये मेरा स्टाइल है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूज़िक हमें पसंद होता है, वो हमारा स्टाइल है, ठीक है। तो वो है। इसके बाद आता है असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब क्या है कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कि आप कितनी रखें उनको, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है यहाँ पर। कितने और किस साइजेस वगैरह में रखें, तो ये दो चीज़ें हो गई, कितनी रखनी है और किस साइजेस वगैरह में रखनी है। तो यहाँ पर असॉर्टमेंट की विड्थ और डेप्थ दो चीज़ें होती हैं। विड्थ का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लो शैम्पू। तो शैम्पू अगर रिटेल स्टोर की बात करें, तो कितने ब्रांड्स हैं रिटेल स्टोर में शैम्पू के, वो उसकी विड्थ है शैम्पू की, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा जो इसमें डेप्थ की बात कर रहा है, अब जो है पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ शैम्पू, फॉर एग्जांपल सनसिल्क शैम्पू की एग्जांपल लेते हैं।
तो सनसिल्क शैम्पू एक ब्रांड हो गया, मान लो कि क्लिनिक प्लस भी है, उसके पास हेड एंड शोल्डर भी है, तो ये सारे मिलकर तो क्या हो गए, विड्थ हो गई शैम्पू के, ठीक है। अब अगर हम डेप्थ की बात करें तो डेप्थ क्या है कि सनसिल्क शैम्पू के कौन से कलर में, जैसे कि ग्रीन भी आता है, येलो भी आता है, ब्लैक भी आता है, पिंक भी आता है, तो कौन से कलर अवेलेबल हैं, किस किस साइज़ में अवेलेबल हैं। आप देखते हैं कि एक छोटा साइज़, एक थोड़ा मीडियम सा साइज़, एक उससे भी थोड़ा सा बड़ा और एक बहुत बड़ा साइज़, इस तरीके के साइजेस आते हैं, तो वो कितने अवेलेबल है। तो ये क्या है, डेप्थ है जो है असॉर्टमेंट की, तो ये है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ मर्चेंडाइज प्लानिंग। कैसे की जाती है मर्चेंडाइज प्लानिंग। पहली बात तो रिटेल प्लानिंग एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें कि आप पहले बिजनेस स्ट्रेटजी बनाते हो, फिर मर्चेंडाइज़ की स्ट्रेटजी बनाते हो, फिर मर्चेंडाइज़ की प्लानिंग करते हो, फिर सोर्सिंग करते हो, फिर एलोकेट कर देते हो मर्चेंडाइज़ के ऊपर, और फिर परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हो। ये सब रिटेल की प्लानिंग होती है। अब रिटेल प्लानिंग में आप देख लो खुद की मर्चेंडाइज प्लानिंग जो है कहाँ आता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर करता है। अब जो हमारी मर्चेंडाइज प्लानिंग है वो कैसे की जाती है, वो ये स्टेप्स बता रहा है यहाँ पर कि सबसे पहले सेल्स फोरकास्ट डेवलप करते हैं हम, फिर हम डिटरमिन करते हैं मर्चेंडाइज रिक्वायरमेंट्स, फिर हम देखते हैं मर्चेंडाइज कंट्रोल करते हैं हम, और लास्ट में असॉर्टमेंट प्लानिंग। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर मर्चेंडाइज प्लानिंग में करते हैं। तो सबसे पहले डेवलपिंग है सेल्स फोरकास्ट। सबसे पहले हमने सेल्स फोरकास्ट करना है। सेल्स फोरकास्ट जो है वो क्या होता है कि हमारी फ्यूचर सेल्स क्या होंगी इन अ पर्टिकुलर पीरियड। फॉर एग्जाम्पल ये आप वीकली कर सकते हैं, या आप मंथली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं। तो शॉर्ट पीरियड का भी सेल्स फोरकास्ट हो सकता है और लॉन्ग पीरियड का भी सेल्स फोरकास्ट हो सकता है। तो ये है, अब ये है सेल्स फोरकास्ट डेवलप करने के दो मेथड बताता है यहाँ पर। एक टॉप डाउन प्लानिंग होती है, जहाँ पर टॉप मैनेजमेंट जो है वो वर्कआउट करती है सेल्स प्लान को, और ये प्लान फिर पास ऑन कर देती है ऑर्गेनाइजेशन में सभी को। और सेकंड मेथड जो है वो बॉटम अप प्लानिंग होती है, जिसमें कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट मैनेजर्स जो हैं वो वर्कआउट करते हैं, सेल्स प्रोजेक्शन करते हैं, और फिर वो टॉप मैनेजमेंट को बताते हैं, और फिर उनके अप्रूवल के बाद ये प्लान जो है काम करता है। तो ये है, इस सेल्स फोरकास्ट डेवलप करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें करने होते हैं। क्या क्या है वो स्टेप। पहला है रिव्यूइंग पास्ट सेल। सबसे पहले तो हम पिछले साल, मान लो ईयरली प्लानिंग कर रहे हैं तो पिछले साल क्या सेल हुई थी, मान लो मंथली कर रहे हैं तो पिछले महीनों में क्या सेल्स हुई है वो हम देख लेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आता है एनालाइजिंग चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशंस, कि पिछले की तो देख ली, हम एज इट इज़ तो नहीं ले सकते क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में कि इकोनॉमिक चेंजेस क्या क्या हुए हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस में क्या कुछ चेंज हुए, क्योंकि इनका इफेक्ट हमारे जो है सेल्स के ऊपर पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये देखें हम कि लोगों की इनकम लेवल में तो कोई चेंज नहीं हुआ, कोई बाइंग हैबिट जो है जैसे स्पेंडिंग में तो नहीं उन्होंने कुछ चेंज किया, तो वो चीज़ें हमें देखनी है। इसके बाद है एनालाइजिंग चेंजेस इन सेल्स पोटेंशियल। सेल्स पोटेंशियल में कुछ भी चेंज होने से यहाँ पर हमारे जो प्लानिंग है उस पर फ़र्क पड़ेगा। इसलिए क्या है कि उनके डेमोग्राफिक पैटर्न में अगर कोई चेंज आ रहा है या कुछ भी चेंजेस हैं तो वो हमें पता होने चाहिए, उनको एनालाइज करेंगे। इसके बाद एनालाइजिंग चेंजेस इन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑफ द रिटेल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपटीटर्स, कि अगर हम अपने इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंज होने से मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज कुछ चेंज कर रहे हैं, या फिर हमारे कंपटीटर्स अगर कोई चेंज कर रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को एनालाइज करना है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका फ़र्क भी हमारी प्लानिंग के ऊपर पड़ेगा। इसके बाद आता है क्रिएटिंग ए सेल्स फोरकास्ट। अब हमने सब चीज़ों को एनालाइज कर लिया, अब हम एस्टिमेट लगाएंगे कि कितनी सेल जो है वो होनी चाहिए पर्टिकुलर पीरियड में। तो ये हमने डिटरमिन किया, सेल्स फोरकास्ट किया। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट स्टेज 2 जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ मर्चेंडाइज रिक्वायरमेंट है। मर्चेंडाइज रिक्वायरमेंट हमारी क्या हो सकती है, अब इससे इतनी सेल्स करनी है तो रिक्वायरमेंट कितनी है वो देखना है बेसिकली यहाँ पर। तो ये है मर्चेंडाइज रिक्वायरमेंट का पता लगाएंगे, प्रॉपर प्लानिंग करके ही हम इसको पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती है, क्रिएशन ऑफ मर्चेंडाइज बजट, द असॉर्टमेंट प्लान, जो कि लास्ट पॉइंट भी है, हम उसको अलग से पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्रिएशन ऑफ मर्चेंडाइज बजट। यहाँ पर जो है
बजट प्रिपेयर करना है, यानी कि हमने प्लान कर लिया। अब प्लान करने में यहाँ पर कितना हम बजट लगा सकते हैं, कितना अफोर्ड कर सकते हैं हम, उस चीज़ को हम देखते हैं। तो यहाँ पर जब बजट प्रिपेयर करते हैं तो कुछ स्टेप्स लेने होते हैं। क्या है वो? सबसे पहले द सेल्स प्लान। हम जो है डिपार्टमेंट वाइज, डिवीजन वाइज, स्टोर वाइज सेल्स प्लान बनाएंगे और एस्टिमेट करेंगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल को, ठीक है। इसके बाद इन्वेंट्री प्लान, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री रिक्वायर्ड, इस सेल को अचीव करने के लिए हमें कितनी क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट चाहिए होगी वो हमें यहाँ पर प्लान करना है, तो ये इन्वेंट्री प्लान है। इसके बाद आता है द प्लान रिडक्शन, कि अगर मान लो उस प्रोडक्ट की हमने सेल्स देखी कि इतनी होगी, उस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री हमारे पास पहले ज़्यादा है, तो हम उसको कम कर देंगे अगर सेल्स हमारी उस अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है द प्लान परचेज लेवल्स। यहाँ पर क्या है? लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री को बोलते हैं ये परचेज लेवल्स। तो यहाँ पर रिटेलर को कुछ ना कुछ इन्वेंट्री हर एक की रखनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा या कम भी नहीं रखनी है, तो उस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके बाद है ग्रोस मार्जिन। ग्रोस मार्जिन क्या होता है कि आपने जो है कितने में खरीदी वो चीज़ और कितने में आप बेच रहे हो, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स, इसका डिफरेंस हमारा ग्रोस मार्जिन होता है, तो उसको कंसीडर करना है। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए ही हम बजट जो है डिसाइड करेंगे। इसके बाद है मर्चेंडाइज कंट्रोल ओपन टू बाय। यहाँ पर क्या कहता है कि इस स्टेज में आपने सारी प्लानिंग कर ली, अब आप ओपन कर लीजिए अपने स्टॉक को, कि लोग जो है वो आप जो है वो अपने सप्लायर से खरीद लो चीज़ों को, ठीक है। तो ये है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपने कि आपने स्टॉक जो है वो इतना खरीदना है कि ना तो ज़्यादा हो ना कम हो, क्योंकि देखिए कम होने के अपने नुकसान है, ज़्यादा होने के अपने नुकसान है। कि अगर ज़्यादा हो गया, मान लो बिका नहीं, तो डेड स्टॉक बढ़ जाएगा। अगर मान लो आपने कम हो गया तो डिमांड कर रहे हैं लोग और आपके पास वो चीज़ है नहीं बेचने के लिए, तो ये भी खराब स्थिति है, ये है। इसकी बात है असॉर्टमेंट प्लानिंग। असॉर्टमेंट प्लानिंग की अगर हम बात करें, कलेक्शन और रेंज ऑफ द प्रोडक्ट आप कितनी रख रहे हो, यही असॉर्टमेंट प्लानिंग होती है। अब यहाँ पर क्या कहता है कि अगर असॉर्टमेंट प्रॉपर नहीं की जाए तो यहाँ पर कहता है कि कस्टमर लूज़ कर जाता है, जो रिटेलर है वो, ठीक है। कैसे हो जाता है कि स्पेशल साइज़ में मुझे चाहिए, एक बार नहीं मिला, दो बार नहीं मिला, मैं शायद थोड़ा सा उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ कि चलो कोई नहीं, पहले से इसी रिटेल स्टोर से खरीद रहे हैं, कोई नहीं, मेरे पसंद का साइज़ नहीं मिल रहा, छोटा या बड़ा ले लेती हूँ। लेकिन हमेशा नहीं करूँगी ना मैं ऐसा, तो कस्टमर को लूज़ कर जाता है इस तरीके से रिटेलर, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि असॉर्टमेंट जो है वो सही होनी चाहिए। यहाँ एक फर्नीचर स्टोर के एग्जाम्पल से असॉर्टमेंट को समझाया है। देखो क्या है, फर्नीचर स्टोर है जिसमें कि बेड्स, सोफाज, सेंटर टेबल्स, ऑफिस एंड स्टडी टेबल्स, इस तरीके से फर्नीचर को डिवाइड किया है पहले। तो मतलब ये प्रोडक्ट्स हो गए, मर्चेंडाइज हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद उसमें भी क्या क्या ब्रांड्स अवेलेबल हैं फर्नीचर में, फर्नीचर स्टोर के अंदर, ठीक है। तो जैसे सोफ़ा की बात करें तो ज्वारी फर्नीचर का सोफ़ा है मेरे पास, एज मैं अगर इस फर्नीचर स्टोर की मालिक हूँ। दूसरा गोदरेज इंटीरियो का है, फिर उषा फर्नीचर का है, ड्यूरियन फर्नीचर का है। अब उसमें भी फिर पर्टिकुलर कंपनी के मेरे पास क्या कलर, क्या साइज़, क्या स्टाइल में सोफ़ाज़ हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ज्वारी का एग्जांपल बता रहा है, तो ज्वारी फर्नीचर के किस कलर के, किस साइज़ के, किस स्टाइल के सोफ़ाज़ मेरे पास हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको ये सब प्लान करके चलना है, तभी जो है आपकी मर्चेंडाइज प्लानिंग सही हो पाएगी। तो ये तो हमने बात की। इसके अलावा एक रेंज प्लान की भी बात की थी, ऊपर हमने पढ़ा था ना यहाँ पर कि दो चीज़ें हैं, कलेक्शन और रेंज ऑफ द प्रोडक्ट। रेंज ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है कि आपने कि आपके पास मतलब अगर हम सोफ़ा की बात करें तो 20,000 से लेकर, और मान लो कि मैं अपनी शॉप में 5 लाख तक का सोफ़ा रख रही हूँ, तो ये 20,000 से 5 लाख जो है वो मेरा रेंज प्लान है कि इतने से इतने रेंज में मैं बेचूंगी। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक कंपनी का दिया हुआ है, हिंदुस्तान सैनिटरी वेयर एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, HSIL का एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि ये क्या करते हैं, ये सैनिटरी वेयर जो है वो बेचते हैं। और इन्होंने क्या किया हुआ है यहाँ पर कि कलेक्शन रखा हुआ है 3 टाइप का। जो बेसिक कलेक्शन है उसमें इन्होंने जो है जैसे कि एक बेसिक कलेक्शन, एक आर्ट कलेक्शन और एक इटालियन कलेक्शन, ये रखा हिंद वेयर के नाम से, ठीक है। जो ये आपके सैनिटरी वेयर्स होते हैं ये,
ठीक है। अब क्या है कि इन्होंने ये तो रखा ही, उसके अलावा एक प्रीमियम कलेक्शन रखा इन्होंने क्यूओ करके, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हो गया कि काफ़ी ज़्यादा असॉर्टमेंट हो गई ना, कि आपके बेसिकली वो जो है एक रेंज में रखे, जो बेसिक आर्ट और इटालियन कलेक्शन है, और फिर जो प्रीमियम बायर हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं ये सैनिटरी वेयर्स, जैसे घरों में ज़्यादातर हिंद वेयर के ये बेसिक या फिर आर्ट या इटालियन कलेक्शन लगे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही रिच लोग हैं या फिर जो मतलब होटल्स वगैरह में, वहाँ पर ये जो है क्यूओ कलेक्शन होता है। तो ये यहाँ पर बताता है, तो इन्होंने इस तरीके से रेंज प्लान किया हुआ है। तो ये था हमारा मर्चेंडाइज प्लानिंग, रिटेल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर पढ़ेंगे।